हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाएंगे और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। पहले जानिए आप लोग वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और अब देखिए वर्ड के प्रकार। तो वर्ड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जो वर्ड बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, ये 11 आपके स्वर होते हैं। और कोई पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग कहिएगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है। और अब स्वर के प्रकार की बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं, एक होता है लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं, जिस वर्ड को बोलने में कम समय लगता है वो आपका लघु स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री, ये आपके जैसे बोलने में कम समय लग रहा है, ये आपके लघु स्वर है। ये एक मात्रिक होते हैं। और एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिस वर्ड को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब ज़्यादा हवा निकलती है, वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ये द्विमात्रिक होते हैं। और एक और स्वर, मतलब स्वर के प्रकार एक और होता है जो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, उसमें सबसे ज़्यादा एयर निकलती है, उस वर्ड को बोलने में सबसे ज़्यादा एयर निकलती है। जैसे ओम, उसमें ओम एक वर्ड आता है, वो आपका प्लुत स्वर होता है। देखिए दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है। द्विमात्रिक भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे सजातीय संधि स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं, मतलब जैसे समान समान वर्ड मिलकर कोई वर्ड बनाए वो आपका सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनाए, ई प्लस ई मिलकर बड़े ई बनी। तो समान समान वर्ड मिलकर कोई वर्ड बना रहे हैं, ये आपके सजातीय स्वर होते हैं। और विजातीय स्वर, जैसे अलग अलग कोई शब्द मिलकर कोई वर्ड बनाए तो वो आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस ई ए बना और आ प्लस उ ओ बना आपका, तो ये आपके विजातीय स्वर होते हैं। और आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि वैसे तो स्वर 13 होते हैं पर यहाँ पर 11 क्यों बताया गया है। तो देखिए 11 आपके स्वर होते हैं, जिसमें से अंग और आहा आपके आयोगवाह होते हैं। अंग जिसमें आपका अनुस्वार होता है और आहा आपका विसर्ग होता है। कोई पूछे आप लोगों से तो आप लोग कहेंगे कि स्वर की संख्या 11 होती है। और अगर कोई कह दे कि 13 होते हैं स्वर, तो आप लोग कहिएगा कि उसमें से दो जो होते हैं अंग और आहा, ये आपके आयोगवाह होते हैं। तो अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 39 होती है। और मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। उसमें से 25 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25, जैसे देखिए यहाँ पर कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये 5 है आपके। पांचों में से कावर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, और चावर्ग में चा, छा, जा, झाइया, टावर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा, और तावर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पावर्ग में आपका पा, फा, बा, भा। ये आपका स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, जो होती है या, रा, ला, वा। और आपके उसमें व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है, जो होते हैं बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें तो ये भी आपके 4 होते हैं, जो छ, टै, ज्ञ और श्रा होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की बात करें तो ये आपके 2 होते हैं, डा, ढा, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और अब बात करते हैं महाप्राण की। तो यहाँ पर हम 2 4 लिखे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर कि 2 4 का मतलब है कि यहाँ देखिए यहाँ पर दूसरी श्रेणी
और चौथी श्रेणी आपकी, ये आपके महाप्राण है। महाप्राण मतलब जिस वर्ड को बोलने में मतलब ज़्यादा एयर निकले, ज़्यादा हवा निकले, वो आपका महाप्राण कहलाता है। जैसे दो चार लिखे हैं, यहाँ की दूसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी आपकी महाप्राण के अंतर्गत आएगी। और अल्प प्राण की बात करें तो जिस वर्ड को बोलने में जैसे कम हवा निकले या कम समय लगे, वो आपका अल्प प्राण होता है। जैसे 1, 3, 5 ये पहली श्रेणी और तीसरी श्रेणी और पांचवी श्रेणी आपकी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगी। और अब घोष की बात करें तो घोष में, इसमें भी जो वर्ड बोलने में मतलब ज़्यादा हवा निकले, वो आपका घोष कहलाता है। जैसे 3, 4, 5 ये आपकी तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी और पांचवी श्रेणी आपकी ये घोष के अंतर्गत आएगी। और आघोष की बात करें तो आघोष मतलब जिस वर्ड को बोलने में कम समय लगे या कम हवा निकले, तो वह आपका आघोष होता है। जैसे 1, 2 यहाँ की पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी आपकी आघोष के अंतर्गत आएगी। और अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर आपके 2 होते हैं, वो यावा आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। और पार्श्विक स्वर आपका 1 होता है जो कि वो रा है। और लुंठित की बात करें तो लुंठित के भी आपका एक ही वर्ड है, वो है ला। और काकल्य आपका मतलब हा जो है उसे आप लोग उसे काकल्य कहते हैं। तो गाइस अब आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। देखिए जैसे कंठ स्वर जिसके अंतर्गत आपका छोटा और बड़ा आता है, और तालव्य स्वर इसके अंतर्गत आपका छोटी और बड़ी आता है, और मूर्धन्य स्वर होता है इसके अंतर्गत आपका री आता है। ओष्ठ्य स्वर होता है उसके अंतर्गत आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। और कंठ है तालव्य स्वर, इसके अंतर्गत आपका ए और ए आता है। और कंठोस्थ स्वर जो होता है वो उसके अंतर्गत आपका ओ आता है और अ आता है। ये 6 आपके स्वरों के भेद हैं, मतलब इसके अंतर्गत ये जो आपके स्वर होते हैं ये इनके अंतर्गत आते हैं। 11 स्वर आपके इनके अंतर्गत आते हैं। और आपको पीछे बताए हैं कि आयोगवाह आपके 2 होते हैं, अंग और रहा। तो आप उसके बारे में जानिए कि उनका मतलब विस्तृत आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए आयोगवाह ध्वनियाँ, मतलब आयोगवाह कहते किसे हैं, वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है उन्हें आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 हैं, अंग और रहा। अंग में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपन हो गया, यहाँ अंग का प्रयोग किया गया। और आह का एग्जाम्पल देखिए जैसे पुनः हो गया, यहाँ पर आया है आह, लास्ट में पुनः आ रहा है। और अब देखते हैं कि अंग और आह का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये इसके घोषत्व क्या होते हैं, प्राणत्व क्या होते हैं, और इनके उच्चारण में क्या क्या आते हैं, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए आयोगवाह होते हैं अंग और आह। नाम इनका, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान जो होता है, अंग का उच्चारण स्थान आपका नासिका होती है और आह का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। मतलब अंग का जब उच्चारण करेंगे तो आपके नाक से हवा निकलेगी, मुंह जरा सा खुलेगा, और आह का उच्चारण करेंगे तो सीधे कंठ से करेंगे आप। और घोषत्व की बात करें कि तो ये जो आपका है अंग, ये आपका संघोष है और आह भी आपका संघोष है, क्योंकि बोलने में दोनों में कम हवा निकलती है मुंह से, इसलिए दोनों संघोष हो गए हैं। और आप बात करते हैं प्राणत्व की, तो अंग आपका अल्प प्राण है और आह आपका महाप्राण है। और इनके उच्चारण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अंग के उच्चारण में जैसे ड आ गया, इ आ गया, ड़ा आ गया, ना आ गया, मा आ गया। इनके नीचे हलंत लगे हैं ना, ये मतलब इनको नासिक के वर्ड कहते हैं, नासिका से बोले जाने वर्ड ये हैं। और अंग आह के अंतर्गत आपका आह आता है। और जैसे देखिए का वर्ग में गंगा, गंगा में आपका यहाँ गंगा बोलने में आपका यहाँ पर अंगा का आ रहा है ना गंगा, तो यहाँ पर देखिए गंगा में अंगा आ रहा है, तो इसे का वर्ग में मतलब जो ये अंगा है इसे आप का वर्ग में रखेंगे। और चा वर्ग में जैसे चंचल, चंचल बोलने में आपका मुंह जुबान से देखिए चंचल, उसमें यहाँ छिपा है ना, बोलने के बाद लग रहा है, तो यहाँ इसमें छिपा है, इसलिए इसे हम चा वर्ग में रखेंगे यहाँ को। और टा वर्ग में देखिए जैसे पंडित, पंडित में भी अड़ा,
छपा हुआ है, बोलने के बाद अड़ा मतलब अस्पष्ट, जैसे देखिए पंडित, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें अड़ा का प्रयोग होने के नाते इसे हम ता वर्ग में रखेंगे अड़ा को। और ता वर्ग में जैसे पंथ, पंथ को बोलने में ना आ रहा है ना, जैसे पंथ देखिए, तो इसमें ना आ रहा है तो ना को हम ता वर्ग में रखेंगे। और पा वर्ग में जैसे चंपक, चंपक में माँ आ रहा है ना, इसमें माँ आ रहा है, इसलिए इसे हम पा वर्ग में रखेंगे। आप लोग जानिए विसर्ग और अनुस्वार। यहाँ तो आप लोग देख लिए कि अंग अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। तो अब आप लोग जान लीजिए कि अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। देखिए विसर्ग क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, हा के समान होता है। यह स्वर नहीं है, इसे आ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। मतलब इसमें जो आ के साथ जोड़कर ये अह लिखा जाता है तथा इसका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे प्रातः, यहाँ पर आ रहा है ना लास्ट में आ, और अतः है, स्वतः है आदि, ये आपके विसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं। और अब देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं, तो देखिए जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर ये अंग का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब जब इसका उच्चारण करेंगे तो केवल नाक से हवा निकलती है आपके, जैसे अंग बोल रहे हैं तो नाक से हवा निकल रही है ना, तो इसको प्रकट करने के लिए आपको शिरोरेखा के ऊपर अंग का चिन्ह लगाया जाता है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए बंदर, इसके ऊपर अंग की बिंदी लगी है, गधा और लंगर आदि, ये आपके अनुस्वार के एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए सब बात करते हैं स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। तो देखिए जीभ का भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्य भाग। अग्रभाग में मतलब जो वर्ड जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं उसे हम अग्रभाग में, जैसे देखिए ई, बड़ी, री, ए, ये 5 आपके अग्रभाग में आते हैं। ये जो जीभ के आगे वाले वर्ड मतलब आगे वाले भाग से ये वर्ड बोले जाते हैं। और मध्य भाग की बात करें तो इसमें बस एक ही वर्ड आता है, वो आपका बस छोटा आता है मध्य भाग में। और पश्य भाग की बात करें तो इसमें आपके 5 आते हैं, जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये 5 आपके पश्य भाग में आते हैं। लेकिन इसमें एक और ये वाला आके जुड़ गया है, इसलिए 6 हो गया है। तो पश्य भाग में आपके 6 वर्ड आते हैं। और अब देखिए मुखाकृत के आधार और अग्रभाग, मध्य भाग, पश्य भाग मतलब कौन कौन से भाग में कौन कौन से वर्ड मतलब बोले जाते हैं। जैसे देखिए समृद्ध स्वर आपके 4 होते हैं, जो आपका होता है छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें री लिख दिया गया है, जो कि री होता नहीं है। इसमें आपके 4 ही वर्ड होते हैं। और अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो इसमें आपके 2 वर्ड आते हैं, ए आता है और ओ आता है। ए आपका अग्र भाग से बोला जाता है, ओ आपका पश्य भाग से बोला जाता है। और देखिए अब विवृत स्वर की बात करें तो विवृत स्वर आपके एक ही होते हैं, जो कि पश्य भाग से बोला जाता है, वो भी बड़ा। और अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो ये आपके 4 होते हैं, जो कि एक होता है ए, जो अग्र भाग से बोला जाता है, और बड़ा जो मध्य भाग से बोला जाता है, और और ये वाला आ जो आपका पश्य भाग से बोला जाता है। ये 4 आपके अर्ध विवृत स्वर होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि स्वर आपके 11 होते हैं। देखिए जो 4, 2, 6, 1, 7, 7, 4, 11 स्वर आपके हो गए, जो कि जीवा के आधार पर बोले जाते हैं। और अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग हो रहा हो, वहाँ आपका संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे आधा का प्लस खष्टी शामिल कर क्या बना आपका छत्र बना, और आधा जा और प्लस या मिलकर आपका ज्ञा बना, और आधा ता प्लस रा मिलकर आपका त्रा बना, और आधा बड़ा शाह होता है और प्लस रा मिलकर आपका स्रा बना। देखिए और आगे संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर
गुंथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। जैसे सप्ताह है तो आधा पा ता, देखिए आधा पा प्लस ता, सप्ताह में आया, इनके बीच कोई स्वर नहीं आया ना। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन गुच्छ के मतलब एग्जाम्पल्स है। एक पॉइंट आपका पीछे छूट गया था जिसे हम यहाँ बता रहे हैं, संघर्षी व्यंजन। चा वर्ग में आपके 5 वर्ड आते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी।